दिबांग, यहां पर किसकी बात मानी जाए किसकी बात ना मानी जाए। एक तरफ दावे कि भाई परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है, एक तरफ यह कि कोई नुकसान ज्यादा हुआ नहीं है, तीसरी तरफ ये ताल ठोकी जाना कि हम तो अब इसको और तेज करेंगे। दरअसल हकीकत कहां अटकी हुई है इन सब वादों में, इन दावों में? संदीप, ये काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है जो मैं अब कर रहा हूं कि कुछ चीजें मैं ठीक कर दूं। एक जो ये कहा जा रहा है कि जो फार्दों में सिर्फ जो गहराई थी, आप 80 मीटर बता रहे हैं, आपने 300 फीट कहा पहले, 80 मीटर लोग बता रहे हैं, दरअसल में वो गहराई है करीब 800 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रफाल ग्रॉसी जिनका आपने उल्लेख किया, जो डीजी हैं आईएईए के, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि वो घुमावदार टनल है और काफी देर वहां नीचे जाना पड़ता है और कई बार वो वहां जा चुके हैं। तो आप देखिए कि ये 60 मीटर तक ये बम जाता है, ये 800 मीटर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी माना कि क्या उसको नुकसान हुआ है, जो सेंसिटिव जगह है उसको कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। उसकी जो ओपनिंग है, हां जरूर वहां पर बमबारी हुई है। तो ये जो बात है कि जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, आप कह रहे हैं कि जो 400 केजी है उससे 40-50 बन जाते हैं, जो आंकड़ा मैं देख रहा हूं लगातार 10 बन जाते हैं। 500 किलोग्राम उनके पास यूरेनियम है, 400 उसमें 10 का मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं। हाँ, आईएईए की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया। उन्होंने कहा पिछले महीने 17 मई को कि 22 बना सकता है, इजराइल कह रहा है 10-12 बना सकता है। जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जो उल्लेख किया, मैं आपका उतना जवाब नहीं दे रहा, मैं पहले अपनी बात पूरी खत्म कर लूं। डीआईए की जो रिपोर्ट है उसका आपने उल्लेख किया, और अगर आप देखें तो मिलिट्री डैमेज असेसमेंट जो है ये एक बहुत ही जानी मानी प्रक्रिया है जो वहां अपनाई जाती है। मिलिट्री डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट जो कांग्रेस की डिफेंस की कमेटी है, उनके सदस्यों के पास ये रिपोर्ट अभी मौजूद है। इसमें एक बात नोट करने वाली यह है कि ये शुरुआती रिपोर्ट है और उसमें समय रहते इंफॉर्मेशन आते इसमें बदलाव हो सकते हैं। वो रिपोर्ट ये बताती है कि जो नुकसान, जितना दावा, जिस तरह से ऑब्लिटरेट, जिसको अगर आप चाहें तो हिंदी में नेस्त नाबूद कर दिया, पूरा जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया, ये दावा सही नहीं है। और जो ईरान को जो काम कर रहा है उसमें जो नुकसान हुआ है, कुछ ही महीने में वो वापस वहां पर लौट के आ जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ट्रंप जो लगातार दावा कर रहे हैं, जो मार्को रूबियो ने अभी दावा दोहराया, उससे ये साफ है कि ये नुकसान उतना नहीं है जितना आप बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। और इसमें वही रिपोर्ट ही नहीं है, मैं यहां पे आईएईए के ग्रॉसी साहब को जो बयान है आने वाले समय और इस इलाके के लिए मायने क्या है दिबांग, अगर ये दावों में उतना दम नहीं है? हाँ, अब बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा। ये जो सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय वहां पर खड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग ईरान के जो हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप घायल हो गए हो, आप शेर हो, अब आप उछल के इनको मारो और आप बम बनाओ, आप एनपीटी छोड़ो, आप अपना परमाणु बम बनाओ। अगर आप परमाणु बम बनाएंगे, भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होगी आप पर हमला करने की। आप फिलहाल के लिए, कुछ दिन के लिए जरूर पॉज कर लो, अभी आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ, आगे आप जाके इसको बनाओ जरूर, क्योंकि अब आपके पास ये तो साफ हो गया है कि आप उसको ऐसा छुपा सकते हो कि उनकी नजरों में वो आया तक नहीं कि वो है कहां। आप वहीं अपने संयंत्र लगाओ और उनको आगे बढ़ाओ। सेंट्रीफ्यूज जो है आपके पास सारे नष्ट नहीं हुए हैं, जो नष्ट नहीं हुए हैं उनका वहां सहारा लो। तो ये एक बड़ी बात है। क्या आप न्यूक्लियर बम ईरान उतनी तेजी से बनाएगा? उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास, जो एकदम गिरे पड़े हैं, उनको और सशक्त करेगा? क्या और नए प्रॉक्सीज खड़ी करेगा? ये एक बड़ी चिंता है। एक और जो वहां पर बड़ी बात आगे ये चल रही है कि अगर अमेरिका समझता है कि ये सीज फायर हो चुका है, तो अमेरिका को अब आईएईए से कहना चाहिए कि आप, ये एक बड़ा टेस्ट होगा, ये कहा जा रहा है कि आप जाइए ईरान में और एसेस करिए कि कितना नुकसान हुआ है। अगर ईरान ये अलाउ करता है तो इसका मतलब वो आगे और शांति की तरफ बढ़ सकता है। फिर आप उसके सैंक्शंस को हटाइए, उसको धीरे धीरे कहिए कि वो खुद को डिसमेंटल करे, उसके जो तो यहां पर आप कह रहे हैं थोड़ी दरिया दिली भी दिखाने की बात होगी। दरिया दिली कौन दिखाएगा? और आईएईए जो संकेत मिल रहे हैं शीतल, वो तो ईरान तो ये कह रहा है कि कोई अब ना हम एनपीटी को मानेंगे,
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, ना हम IAEA को अपने घर में घुसने देंगे अपने देश में। संकेत तो ये मिल रहे हैं, या मैंने गलत रीड किया है? देखिए, इस पूरे मुद्दे में दो धाराएं हैं, एक पॉलिटिकल धारा है और एक जो रियलिटी की धारा है। जो इंस्टीट्यूशन से आ रहा है वो रियलिटी की ओर है और बाकी जो कुछ आ रहा है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स जो है चीज़ों को अपनी ज़रूरत के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया करती है, लेकिन रियलिटी उन सेंटर से आती है जहाँ इनको पॉलिटिक्स नहीं करनी है। तो जो रिपोर्ट आ रही है जो पेंटागन से आई है वो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर है, लेकिन जो नेता लोग बोल रहे हैं, चाहे ट्रंप बोल रहे हो या अन्य लोग बोल रहे हो उनके सहयोगी, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें एक ऑडियंस को एड्रेस करना है। फेयर पॉइंट। जिस ऑडियंस ने उनको लड़ने के लिए भेजा था उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। और ईरान में भी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको जनता के उस संवेदना को एड्रेस करना है जो इस समय गुस्से से भरी हुई, चूंकि उन पर हमला हुआ था, भले वो कमजोर है। राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है ना इस सैन्य कार्रवाई का। बिल्कुल, तो विदेश मंत्री का बयान तो वो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्या होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। फिलहाल ये है कि उसके ऊपर से ये सवारी जहाज गुजर रहे हैं कल रात से, दोनों जगह से शुरू हो गए हैं। तो दोनों, मुझे लगता है कि ये गुड सेंस प्रिवेल करेगा और सैंक्शंस से बचने की कोशिश ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन पहले का खतरा अब टल गया है फिलहाल के लिए। नहीं, वो कभी भी हो सकता है। नहीं, इस इलाके में युद्ध का खतरा टलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इजराइल के अस्तित्व से जुड़े हुए वो सवाल हैं, इसलिए वो कभी नहीं टल सकता और जरा सी बात पर वो सब हो सकता है जो हुआ। और ये सही है कि ईरान भी जहाँ तक वो पहुँचा हुआ है वो नॉलेज अब उसके पास है बम बनाने तक की, और वो उसके बिल्कुल सीमा रेखा पर खड़ा है। वो रुकेगा नहीं, चाहे वो चोरी से इसको करे या लोगों को बता के करे या किसी समझौते के तहत पॉज करे। ये क्या करता है ये आने वाले दिन बताएंगे। पर आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, मैं पूरे वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड ऑर्डर में, क्या अब ये चलन हो गया है कि दरअसल अब जो हुआ है वहां पर पिछले 13 दिनों में शीतल, नेतन्याहू जो लगातार लोकप्रियता की रेटिंग्स में नीचे जा रहे थे, उनकी पार्टी लाइकुड भी, अब वो फिर से थोड़ी मजबूती, थोड़ी ही सही, थोड़ी मजबूती लेने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी है और खमेनाई वो अपने निज़ाम को, अपनी व्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब तीनों नेताओं का फायदा, इलाके का नुकसान, आम आदमी परेशान और आम आदमी की मौत। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो खमेनेई को हुआ है। उनकी रिजीम को सचमुच में वहाँ असंतोष है, चूंकि आर्थिक रूप से ईरान बहुत कठिनाइयों में है। और उसे इजराइल में भी 60,000 इकाइयां बंद हो गई हैं पिछले 1.5 साल में। जी, वैसे तो आर्थिक कठिनाइयाँ सारी दुनिया में है। अमेरिका की सबसे बड़ी है 37 ट्रिलियन की, और सब अपनी अपनी आर्थिक कठिनाइयों को एड्रेस करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन ईरान के लिए बहुत मुश्किलें ज़्यादा थीं, और उसमें वो लोग तो ये मान के आए थे, इजराइल की ओर से कहा जा रहा था कि रिजीम चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन अब इन तीनों में जो सबसे मजबूत हुआ है वो खमेनेई और उनका रिजीम है। उसकी तुलना में लोकतांत्रिक ट्रंप या लोकतांत्रिक नेतन्याहू की मुश्किलें तो मतलब युद्ध जिस मंशा से, जिन उद्देश्यों से किया गया, क्या वो हासिल हो गए हैं, या दरअसल दुनिया के लिए परेशानी, नुकसान का सबब एक खतरे की घंटी लगातार बजती दिखाई दे रही है? और इस इलाके में अब क्या परमाणु प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो सकती है? अगर ईरान ने, जैसा सारे विशेषज्ञों ने बताया, ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो बाकी देश भी शुरू हो जाएंगे। तो आर वी इन फॉर बैड टाइम्स? इस बारे में जरा सोचिएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।